हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उनके लिए है जो लास्ट मोमेंट में क्विक रिवीजन चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले। ओनली सीरियस स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें। जो सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो अंत तक बने रहें। एक भी क्वेश्चन इस पोएम से नहीं छूटेगा। एक से दो बार बस वीडियो को देख लो, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला इस चैप्टर से। अगर आप सीरियस हैं और पहले के पोएम्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या डायरेक्ट चैनल में जाकर के भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट से सारा वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे वीडियो आपके लिए लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बस इसी तरह अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और उनकी भी मदद करें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और एनर्जेटिक होकर आपके लिए वीडियो बना सकूं। चलो अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको सामने से और थंबनेल पर भी दिख रहा होगा, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि आज हम लोग एक पोएम द सोल्जर डिस्कस करने वाले हैं। इससे द सोल्जर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहो, वीडियो एंजॉय करो, देखो। एक से दो बार में आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो हमारे पोएम का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर ये रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसे रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बुक का ही पेज है, आप देख सकते हैं। रूपर्ट ब्रुक, पहले कुछ बुक की बातें हैं, पहले वो देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1887, वो 1887 में जन्मे थे। ही डाइड इन 1915, वो 1915 में मरे थे। वो एक बहुत वेल टू डू फैमिली से थे। उसके पिताजी एक हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल पर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है। उसके पिताजी रग्बी स्कूल पे एक हाउस मास्टर थे, ठीक है। इसके अलावे आपको और सारा बात याद रखना है। मैं बता देता हूँ आपको सारा बात कौन कौन सा है। एक तो आपको ये याद रखना है कि रूपर्ट ब्रुक को ही एक वार पोएट के रूप में जाना जाता है और इन्होंने ही देशभक्ति को बढ़ावा दिया है, लोगों को प्रेरित किया है देशभक्ति के लिए। और इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान रखा है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। आपको याद रखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आप नीचे देखोगे आपको मिलेगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपके रूपर्ट ब्रुक सर हैं, आप देख सकते होंगे। ये एग्जैक्टली उन्हीं का फ़ोटो है, मैंने नेट से निकाल कर अपलोड करा है। सबसे पहले समरी की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है, नहीं है, वो सारा बात कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ से A to Z, मैंने बोला ना कंप्लीट, आप समरी भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी है सारा का सारा। मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। देखिए आपका यहाँ पर लिख रखा है मैंने, द सोल्जर इज़ अ पेट्रियोटिक सोनेट। द सोल्जर एक देशभक्ति सोनेट है। इट हैज़ बिन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रुक, यह रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रुक वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड ऑफ द टाइम। रूपर्ट ब्रुक उस समय इंग्लैंड के सबसे सुंदर व्यक्ति हुआ करते थे। ही वॉज लवर ऑफ पीस एज वेल एज ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड। वह शांति के पुजारी थे, भक्त थे। वह शांति पसंद करते थे और साथ ही साथ वह अपने देश से भी बहुत प्यार करते थे। द पोएट्स हार्ट इज़ ओवरफ्लोइंग विथ द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। बोल रहा है कि कवि का दिल, जो आपके रूपर्ट ब्रुक सर थे, इनका दिल में बहुत ज़्यादा देशभक्ति भरा पड़ा था। ही सेज दैट एन इंग्लिश सोल्जर फाइट्स इन अ फॉरेन लैंड फॉर हिज कंट्री इंग्लैंड। वह कहते हैं कि एक अंग्रेज सैनिक
अपने विदेशी धरती के लिए लड़ता है, अपने देश इंग्लैंड के लिए। लाइफ इज़ अनसर्टेन इन बैटल फील्ड। रूपर्ट ब्रूक सर कहते हैं कि हमारा जो जीवन है युद्ध के मैदान में वो अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है युद्ध में। बिकॉज नो वन नोज व्हाट विल हैपन्स देयर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि वहाँ युद्ध में क्या होगा। आगे देख लो, what will happen, so the poet reveals his wish that if he dies। जब वह युद्ध के मैदान में होता है, कोई भी सैनिक युद्ध के मैदान में होता है, तो उनको पता होता है ये बात कि भाई कोई नहीं जानता कब मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, कब हम शहीद हो जाएंगे, कब क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो अपना एक सैनिक के रूप में एक पोएट, आपको पता होना चाहिए कि रूपर्ट ब्रूक सर भी एक सोल्जर थे, तो वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं एज अ सैनिक। सो द पोएट रिवेल्स हिज विश, वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं दैट इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन लैंड, अगर वो किसी विदेशी धरती पर या कोई और धरती पर, कहीं की ज़मीन पर वो मर जाते हैं, ही शुड बी बरीड इन इंग्लैंड, उसे इंग्लैंड में ही दफनाना है, ऐसा वो इच्छा जाहिर करते हैं। ही हैज़ गॉट एवरीथिंग फ्रॉम इंग्लैंड, और रूपर्ट ब्रूक को सब कुछ इंग्लैंड से ही मिला है। उनका भी कहना है भाई कि हम जो भी मिला है सब इंग्लैंड का ही देन है। ही एक्सटेंड्स हिज ग्रेटिट्यूड टू इंग्लैंड, वह अपना समर्पण इंग्लैंड के लिए दिखाते हैं। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटफुलनेस टू हिज कंट्री टाइम एंड अगेन, सेइंग दिस दैट नोवेल थाउट्स, happy dreams and sense of laughter have come to his mind from his mother and England। इनका कहना है कि जो भी आज वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी इनके पास है, वो सब का सब जो भी अच्छा सोच हो, उनकी परवरिश हो, उनके सपने, उनके खुशी के पल, वो सब का सब इंग्लैंड का दिया हुआ है। समरी यहाँ समाप्त होता है। एक बार आप खुद से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। आप इसको, ये रहा, वापस से आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये सारा नोट कर लिया होगा। ये रहा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख लो, सारा पढ़ लो और आप ऐड कर लो। आगे भी है, ही विशेस दैट ही शुड बी रिमेंबर्ड इवन आफ्टर हिज डेथ। रूपर्ट ब्रूक सर चाहते हैं कि उसे उनके मृत्यु के बाद भी याद किया जाए, क्योंकि बिकॉज ही वुड फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपने मातृभूमि के लिए त्याग दिया। द पोएट हियर डिग्निफाइज द एक्ट ऑफ सोल्जर, और कवि यहाँ पर एक सैनिक का कर्तव्य निभाता है। द पोएम गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, ये पूरा का पूरा पोएम हमें एक प्योर देशभक्ति को दिखाता है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पोएम में मिलेगा। आप पोएम पढ़े होंगे, आपको सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा, जहाँ पे भी आप पढ़े होंगे। डस्ट, यहाँ पोएम में जो एक वर्ड डस्ट का इस्तेमाल किया गया है, उस डस्ट का मतलब ही होता है सोल्जर, और सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। ओके, एक वर्ड का और इस्तेमाल किया गया है, कंसील्ड। ये प्रीवियस ईयर में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, और हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उन पर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है, जैसा पहले ही थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा आपको कि रूपर्ट ब्रूक कब जन्मे थे, कब मरे थे, मैंने बताया था। अगर आपको याद हो तो फिर से देख लो यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप यहाँ ट्राई कर लो। इफ़ यू नो द आंसर तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो आंसर। रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन द ईयर, आपसे पूछा जा रहा है रूपर्ट ब्रूक कौन से ईयर में जन्मे थे। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा।
अभी अभी मैंने बताया था, जस्ट ट्राई वंस। Here the right answer is ऑप्शन नंबर ए 1887। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आई थाउट कि ये भी 1887 है और ये भी 1887 है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1887 में वो जन्मे थे, बर्थ हुआ था 1887 में, एंड ही डाइड इन 1915। 1915 में वो मर गए थे। ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी पोएट का आपको जन्म और उसकी मृत्यु आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। द सोल्जर इज़ रिटन बाय। द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? अभी अभी मैंने बहुत बार नाम लिया है इनका। ऑप्शन नंबर ए रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट, द सोल्जर इज़ अ पोयम। आपसे पूछा जा रहा है द सोल्जर इज़ ब्लैंक स्पेस अ पोयम। ये कैसा पोयम है? लव है, हैप्पी है, नेचर है, वार है? ये एक युद्ध के मैदान की बात करता है और सैनिक की बात कर रहा है। एक युद्ध वाला पोयम है ये। ओके, तो द सोल्जर इज़ अ वार पोयम। यहाँ सही आंसर आपका वार होता है। नेक्स्ट, रूपर्ट ब्रूक इज़ रूपर्ट ब्रूक्स फादर वाज आ हाउस मास्टर एट। अभी अंडरलाइन करके मैंने बताया था कि रूपर्ट ब्रूक के पिताजी हाउस मास्टर थे। कहाँ के? तो क्या वो ऑक्सफोर्ड स्कूल था, रग्बी स्कूल था, इंडियन स्कूल था या अमेरिकन स्कूल था? तो हेयर द राइट आंसर इज़ रग्बी स्कूल। वो रग्बी स्कूल के हेड मास्टर थे। नेक्स्ट इज़ देयर। देखो मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ कंपाइल कर रखा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठा रखा है। मैंने एज इट इज़ उठाया है, कोई बदलाव नहीं करा है मैंने। सी 5th नंबर क्या बोलता है? रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन ब्लैंक स्पेस सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक किनकी भेष में ये सारी बातें कहते हैं? तो भाई वो किनकी भेष में कहते हैं? कौन सा सोल्जर था वो? किस तरह के सोल्जर थे? क्या वो अमेरिकन सोल्जर थे? क्या वो इंग्लिश सोल्जर थे, यूरोपियन सोल्जर थे या फ्रेंच सोल्जर थे? आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। आई होप आंसर सबको पता होगा कि अगर ये बात इंग्लैंड की कर रहा है और जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उन सबको इंग्लिश मैन कहा जाता है। इंग्लिश मैन कहा जाता है। और अगर वहाँ के सोल्जर हैं तो उन लोगों को इंग्लिश सोल्जर कहा जाता है। इंग्लिश सोल्जर कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई भारत में रहता है, इंडिया में रहता है, तो उनको इंडियन कहा जाता है। उन लोगों को इंडियन कहा जाता है। उसी तरह भारत के जो सैनिक होते हैं उनको इंडियन सोल्जर कहा जाता है। इंडियन सोल्जर कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द इमेजेस एंड प्राइसेस ऑफ ब्लैंक स्पेस रन थ्रो बोथ द स्टैंजास। बोल रहा है कि जो दोनों स्टैंजा है, देखिए आपका जो पोयम है द सोल्जर, इसमें कंप्लीट 2 स्टैंजा चला हुआ है। आप बुक में देखेंगे तो एक फर्स्ट पेज में पहला स्टैंजा है और सेकंड पेज में दूसरा स्टैंजा है। मैं पेज नंबर तक इनफैक्ट आपको बता सकता हूँ कि 151 और 152, 151 में जो लास्ट एंड दे रखा है वो फर्स्ट स्टैंजा है और जो सेकंड दे रखा है 152 पे वो पहला वाला फर्स्ट स्टैंजा और दूसरा वाला सेकंड स्टैंजा है। तो इस दोनों स्टैंजा में आपको किसका दृश्य और किसकी प्रशंसा नज़र आती है, बस आपसे ये पूछा है। तो क्या ये यूएसए था, जर्मनी था, फ्रांस था? आपको आंसर पता होगा। हियर द राइट आंसर इज़ इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि भाई रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड से ही थे। आपको ये भी याद रखना है रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि रूपर्ट ब्रूक, सबसे पहला बात, रूपर्ट ब्रूक कब जन्मे थे? रूपर्ट ब्रूक सबसे पहला है कि रूपर्ट ब्रूक कब जन्मे थे? भाई रूपर्ट ब्रूक 1887 में जन्मे थे। मरे कब थे? 1915 में।
दूसरी बात, रूपर्ट ब्रुक कहाँ से थे? रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड से थे। नेक्स्ट बात, रूपर्ट ब्रुक कौन थे? तो वो एक सोल्जर थे। आपको ये सारा बात याद रखना, रूपर्ट ब्रुक एक सोल्जर थे। ठीक है, ये जो आप पोयम पढ़ रहे हैं, ये पोयम किस तरह का पोयम है? तो भाई ये एक वार पोयम है, ये युद्ध की बातें बताता है। ये पोयम देशभक्ति पोयम भी है, देशभक्त को बढ़ावा देता है, ये देशभक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, आपको ये सब बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th नंबर, द पोएट द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ। पोएट द सोल्जर में किसकी बातों को बताता है? क्या वो वार की बातों को बताता है, उसको रिवील करता है, नेचर या रिलेशन या लव? आपको पता होगा यहाँ सही आंसर कौन सा है। द राइट आंसर इज वार। मूविंग टू नेक्स्ट 8 नंबर, द वर्ड पल्स इन द लाइन मीन्स। एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है आपके पोयम में, पल्स। आपसे पूछ रहा है इस पल्स का मीनिंग क्या होता है? सोचो, पल्स का मीनिंग क्या होता है? आप अगर बोलोगे तो मैं आपको लाइन भी बता सकता हूँ। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। यहाँ पर इटर्नल माइंड का मतलब होता है, इटर्नल माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क, और अपल्स, पल्स का मतलब होता है थिरकन, मतलब वो जो धक 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 करता है ना, दैट इज। तो आपसे पूछा है इस पल्स का मीनिंग क्या होता है? थिरकन होता है। थिरकन मतलब धड़कता है, जो वाइब्रेट करता है, तो वो वाइब्रेशन होता है। देख लो यहाँ पर डी ऑप्शन, वाइब्रेशन दे रखा है, वो थिरकन होता है ना। तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वाइब्रेशन। नेक्स्ट 9th, द डस्ट स्टैंड फॉर द। अभी अभी मैंने बताया था, दो वर्ड, एक डस्ट और दूसरा कंसील्ड। देख लो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में बहुतों बार पूछा गया है, आप ये बात रट लो, आपको इस बार भी कोई ना कोई इनमें से रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। द डस्ट स्टैंड्स फॉर, तो मैंने डस्ट के बारे में आपको बताया था कि डस्ट किसके लिए है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, वो सोल्जर की बातें करता है। ठीक है, डस्ट का मतलब सोल्जर। नेक्स्ट, द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ ब्लैंक स्पेस। जो इस पोएम में बोलने वाला है, मतलब जो स्पीकर है, जो ये सारी बातें बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है वो कौन है? वो सोल्जर है, प्रीस्ट है, मिनिस्टर है, गार्ड है। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, क्या वो एक सैनिक है? नेक्स्ट, क्या ये पुजारी है? नेक्स्ट, क्या वो कोई मंत्री है या फिर कोई गार्ड है ये? ठीक है, तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, वो एक सोल्जर है। नेक्स्ट 11 नंबर देखो, क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ आफ्टर हिज डेथ। आपसे पूछ रहा है कि वह जगह जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा, वो जगह को एक कहाँ का हिस्सा समझा जाना चाहिए उसकी मृत्यु के बाद? तो थोड़ा देर पहले ही बता रखे थे डिटेल में कि भाई इसका सही आंसर कौन होगा? वो ज़मीन हमेशा और हमेशा किसको, कहाँ का होना चाहिए, उसे कहाँ दफनाना चाहिए? एक अपनी जो इच्छा जाहिर करता है रूपर्ट ब्रुक, वो कहाँ रहने को जाहिर करता है कि भाई युद्ध में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उनको इंग्लैंड की ही धरती में दफनाना चाहिए, वो उनकी इच्छा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इंग्लैंड। देख लो, वो जर्मनी नहीं था, फ्रांस नहीं था, नॉर्वे नहीं था, इंग्लैंड था। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर, द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर जो सैनिक की बात कर रहा है, द सोल्जर की जो बात कर रहा है, द सोल्जर मीन्स इसमें किन की बात की करी गई है? रूपर्ट सर की, रूपर्ट ब्रुक, इनकी बात करी है। तो रूपर्ट ब्रुक कौन थे? वो एक सैनिक थे, सोल्जर। तो पूछ रहा है द स्पीकर इज, इट मीन्स रूपर्ट ब्रुक किस से नहीं डरते थे? कोई भी सैनिक कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। तो द सेम हेयर ऑल्सो, वो डेथ से नहीं डरते थे, मृत्यु से नहीं डरते थे। ओके, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डेथ होगा। ओके, चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 13 नंबर,
रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज अ, रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज अ, रूपर्ट ब्रुक को किस तरह से याद किया जाता है? आप देख लो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। क्या उन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है, वॉर पोएट, वो वॉर पोएट के रूप में उसे याद किया जाता है, या रिबेलियस पोएट के रूप में उन्हें याद किया जाता है? तो हेयर द राइट आंसर इज वॉर पोएट। उन्हें एक वॉर पोएट के रूप में आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th नंबर। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कम से कम समय लिया जाए। ओके, द पोयम द सोल्जर इज़ अ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि द सोल्जर पोयम ये एक सोनेट है, ठीक है, मैंने बता रखा है पहले ही आपको ये बात। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोनेट। द सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट भी एक पोयम सा ही हिस्सा होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सोनेट 14 लाइन का होता है। कहीं पे भी एक सोनेट हो, एक सोनेट को जनरली 14 लाइनों में लिखा जाता है, और इसकी शुरुआत परहैप्स शेक्सपियर ने करा था, ठीक है। अगर आप आगे लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। नेक्स्ट 15th नंबर, ब्लैंक स्पेस इज इनएविटेबल। आपसे पूछ रहा है इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, मतलब वो चीज़ जो होना ही होना है। तो भाई कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, वो हर किसी के लाइफ में होता है, दैट इज़ डेथ। मृत्यु, डेथ इज़ इनएविटेबल, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, वो होना ही होना है, जो आए हैं वो जाएंगे। 16 नंबर, द पोएट विशेस टू डाई विथ अ थाउट ऑफ, पोएट इच्छा करता है कि वह किसकी यादों में मरे, किसकी सोच में मरे? हेयर द राइट आंसर इज, सोचो, थिंक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की यादों में अपने आप को पूरी तरह से डुबो देना चाहता है जब वो मरे। नेक्स्ट 17 नंबर, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इनडेप्थनेस टू, पोएट अपनी सारी गहराई किस में दिखाता है, प्रकट करता है अपना भाव, किसकी गहराइयों में? इंडिया, अमेरिका, अर्थ या इंग्लैंड? राइट आंसर इज इंग्लैंड। नेक्स्ट, द सोल्जर इज पोयम, आपसे पूछ रहा है द सोल्जर इज अ पोयम, द सोल्जर कैसा पोयम है आपसे पूछ रहा है। क्या ये एक सिंबॉलिक पोयम था, क्या ये एक लिरिकल पोयम था, या एक पैट्रियोटिक पोयम था, या फिर कोई नहीं था इनमें से? तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वो एक पैट्रियोटिक पोयम था। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति, देशभक्ति। मेरी हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ हो आपको मिल सकता है, डो नॉट वरी, बाकी आंसर सारे सही है। नेक्स्ट 19th, द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर कोई चीज़ ऑक्टेव है, ऑक्टेव मतलब, ऑक्टेव का मतलब होता है जो एक और वर्ड है, देखो एक वर्ड है सी सेट, सेस्टेट, सेस्टेट, ओके। सेस्टेट का मतलब होता है जो 6 लाइन से मिल करके बना हो। अगर कोई चीज़ 6 लाइन्स कंसिस्ट करती है तो हम उसे सी सेट भी कहते हैं। उसी तरह ऑक्टेव है, ऑक्टेव का मतलब होता है वो सारे लाइन्स जो 8-8 में बटे होते हैं या सिर्फ 8 में ही लिखे जाते हैं, उन सब को ऑक्टेव कहते हैं। तो द फर्स्ट, जो पहला, पोयम कहीं से शुरू हो रहा है मान लो यहाँ से, तो जो पहला फर्स्ट 8 लाइन होता है ना, उसको हम लोग पहला 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। उसी का जो आखिरी 6 लाइन होता है, आखिरी 6 लाइन, उसी को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ओके, नेक्स्ट
फिर से देखो क्वेश्चन यहीं पे है, द लास्ट ब्लैंक स्पेस लाइंस आर नोन एज सी सेट। देख लो, सेस्टेट लास्ट लाइन को कहते हैं, कितने लास्ट लाइन को? 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 21, द टर्म कंसील्ड, देख लो फिर से आ गया वो कंसील्ड, द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर ब्लैंक स्पेस इन द सोल्जर। द सोल्जर में एक वर्ड कंसील्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। और इस छिपा हुआ को ही इंग्लिश में हम हिडन भी कहते हैं, ओके, हिडन कहते हैं। तो यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 22, अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैंक स्पेस लाइन्स इज अ सोनेट। तो भाई कितने लाइन को सोनेट कहते हैं? पहले भी बताए थे, 14 लाइन, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव हैज़ फ्लावर्स ब्लैंक स्पेस। देख लो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, सोल्जर के हिसाब से, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव हैज़ फ्लावर्स। बोल रहा है कि इंग्लैंड ने अपने लोगों को फूल दिया है। भाई फूल क्यों दिया है? क्या लगता है? पूजा करने के लिए ना, पूजा करने के लिए नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल लाइन से, इंग्लैंड ने अपने लोगों को फूल दिया है लोगों से प्यार करने के लिए। तो हियर द राइट आंसर इज टू लव, ओके। नेक्स्ट, रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द ब्लैंक स्पेस फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बोल रहा है रूपर्ट ब्रुक जो इंस्पायर हुए थे देशभक्ति के लिए, वो किस फेज में हुए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के किस फेज में हुए थे? तो इसका सही आंसर है अर्ली। वो अर्ली फेज में इंस्पायर हुए थे, अर्ली फेज में इंस्पायर हुए थे पैट्रियोटिज्म के लिए, ओके। नेक्स्ट 25, द इमेजेस एंड प्राइजेस ऑफ ब्लैंक स्पेस रन थ्रू बोथ द स्टैंजास। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड, ओके। द इमेजेस एंड प्राइजेस ऑफ इंग्लैंड रन थ्रू बोथ द स्टैंजास। दोनों स्टैंजा में इंग्लैंड की प्रशंसा होती है और उन्हीं का दृश्य है। हाउ मेनी वॉर सोनेट्स डिड ब्रुक राइट? आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वॉर सोनेट्स डिड ब्रुक राइट। रूपर्ट ब्रुक ने टोटल कितने वॉर सोनेट्स लिखे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 सोनेट्स। उन्होंने 5 सोनेट्स लिखा है। सी नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड? पोयम में कितनी बार इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है? आपको बताना है। इसका सही आंसर है 6 बार। पोयम पढ़ लेना, देख लेना, आपको मिल जाएगा। सही आंसर है 6 लाइन। नेक्स्ट 28, रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ ब्लैंक स्पेस। आपको ये शायद बुक में भी ना मिले और आपको ये ऑनलाइन जानकारी निकालना पड़ेगा कि रूपर्ट ब्रुक किस कारण से मरा था। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ, तो इसका सही आंसर है दिस वन, ऑप्शन नंबर डी, सेप्टिकेमिया, ठीक है। ये एक बीमारी है सेप्टिकेमिया, इसके वजह से रूपर्ट ब्रुक मरे थे, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपका कम से कम समय लूं और कम से कम समय में आपको सारी जानकारी दे पाऊँ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम, आपका बोर्ड 10 सोल्जर से तो नहीं बना सकता है। आप बस इसे 1 से 2 बार रिपीट कर लें, आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ओके। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर यहाँ तक बने हैं तो इट मीन्स आप सीरियस हैं। तो एक लाइक और एक कमेंट तो मैं डिज़र्व करता हूँ। आप कोई भी कमेंट, आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट आपके वीडियो के नीचे ऐसा कुछ दिख रहा होगा इंटरफेस,
वहाँ पर सब्सक्राइब भी लिखा होगा, आप इस सब्सक्राइब पर क्लिक करें और ये दिस बेल आइकन बटन इसे भी ऑन कर दें, ताकि जो हम वीडियो डालें तो आपको वो वीडियोस जैसे ही मैं डालूँ, अपडेट करूँ, इस बेल आइकन को ऑन करने से आपको वो वीडियो मिल जाए। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।